Hi everyone, myself Paramveer Singh and we are going to start very important unit from CSIR point of view, that is developmental biology. And about myself, मैं पिछले 7 साल से इस हायर एजुकेशन में टीच कर रहा हूँ and I have a broad experience in this field and I have produced many of the students जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया, CSIR नेट JRF क्वालिफाई किया और एक अच्छी रैंक भी सिक्योर की है। एंड टुडे हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी और इस पर्टिकुलर यूनिट में आप नोटिस करोगे सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको अगर एक फ्रेगमेंट भी इसका आता है तो आप उस फ्रेगमेंट से क्वेश्चन बना पाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को फ्रॉम द वेरी स्केच। आप टेंशन नहीं लेना, कंटेंट हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तरीका इस सीरीज का ये होने वाला है कि मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड करूंगा। ये आपको सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे ही आपके 4 to 5 रिकॉर्डेड लेक्चर कंप्लीट होंगे, आप 4 लेक्चर जैसे ही कंप्लीट करेंगे, आपको उसके बाद एक लाइव वीडियो डिस्कशन सेशन मिलेगा जिसमें हम वो बच्चे जिन्होंने इस बैच में ज्वाइन किया है उनके साथ एक लाइव डिस्कशन रहेगा रिगार्डिंग योर डाउट्स एंड देन हम आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये पूरा बैच रिकॉर्डेड होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट बैच होने वाला है और यहां पर हम फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड कंप्लीट डेव बायो को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर मैं इस डेव बायो को डिवाइड करूं तो ब्रॉड 4 एरिया यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे आपको कराऊंगा बेसिक्स। बेसिक्स में आप देखेंगे जैसा कि आज की क्लास में स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन के इवेंट हम बात करेंगे एंड देन हम योग के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ एग के बारे में बात करेंगे, बेसिक डेवलपमेंटल फिनोमिना के बारे में बात करेंगे। देन स्टार्ट होते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म, हम एम्फीबियन डेवलपमेंट, मैमल डेवलपमेंट, सी अर्चिन, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, बर्ड डेवलपमेंट, ये सारे के सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। मिसलिनियस में आप देखेंगे जैसे आई डेवलपमेंट, लिम्ब डेवलपमेंट, रीजनरेशन, मेटामॉर्फोसिस, ये सारे टॉपिक आपके देखने को मिल जाएंगे। एंड फाइनली प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट डेवलपमेंट में हम डिस्कस करेंगे जो आप नोटिस करते थे डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट, एपोमिक्सिस के इवेंट, पॉलीएम्ब्रियोनी के इवेंट, एज वेल एज जैसे एबीसी मॉडल जो कि मोस्ट रिपीटेडली पूछा जाता है सीएसआर नेट में, ये सारे टॉपिक आपके प्लांट डेवलपमेंट में स्टार्ट होंगे। ओके, अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये मैंने फ्रेगमेंट किया है इस पूरे इंडेक्स का बहुत ही बेसिक पार्ट में जो आपको मैंने बताया। ये हमारा इंडेक्स होने वाला है जिसको हम फॉलो करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2, देन एम्फीबियन, मैमल, सी अर्चिन, सी एलिगेंस, सी अर्चिन एंड ड्रोसोफिला, बर्ड डेवलपमेंट, फिर आपके मॉर्फोजन आ जाएंगे, बर्ड डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, लिम्ब डेवलपमेंट, रीजनरेशन, मेटामॉर्फोसिस एंड प्लांट डेवलपमेंट। तो ये सारे के सारे हमारे डेव बायो के सब टॉपिक होने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ फ्रॉम द बेसिक पार्ट 1। आई होप आप सभी रेडी हैं, एक्साइटेड है। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस यहां बैठ के अपने आप को 1 घंटे के लिए डेडिकेट कर देना है। सेशन 1 घंटे के अराउंड के ही रहने वाले हैं, ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझ में आएगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। बस आपसे एक ही चीज चाहिए कि अगले 1 घंटे बिना हिले डुले, बिना व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को देखे हुए आपको इसको प्रॉपरली सेशन को कंटिन्यू करना है। राइट, सेशन में से बीच से उठ के नहीं जाना है कहीं पे, बस इतना ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लुक, हम बात करेंगे बेसिक पार्ट 1 में और बेसिक पार्ट 1 में आप देखते हैं पहला जो सब टॉपिक आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। आप यहां पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो सब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म मैच्योरेशन साइट, कैपेसिटेशन, इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म विद जेडपी लेयर, इंटरेक्शन बिटवीन स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दीज आर द टॉपिक। आप इन टॉपिक को ऑर्डर में भी डिस्कस करोगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओके, इस बेसिक पार्ट 1 को एक बार और रिकॉल करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओवम के स्ट्रक्चर को, फिर हम देखेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर को, फिर हम देखेंगे स्पर्म मैच्योर कैसे कैसे होता है, कहां होता है। स्पर्म मैच्योर हो जाएंगे, स्पर्म मैच्योरेशन साइट होंगी। फिर स्पर्म मैच्योर होने के बाद जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आता है वहां पे कैपेसिटेशन करते हैं, कैपेसिटेटेड स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। देन आप देखोगे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उस समय इंटरेक्शन होगा जेडपी के साथ, उस समय इंटरेक्शन आप नोटिस करोगे उलेमा के साथ एंड फाइनल फ्यूजन होगा, फिर ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी होने वाली है। राइट, तो ये आपके सब टॉपिक रहेंगे इस पूरे डिस्कशन के दौरान। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे अब सेशन को, बट बिफोर स्टार्टिंग गिव मी अ मोमेंट। ओके, एसी स्टार्ट करना था बस। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। राइट, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अब जरा यहां पे गौर करिएगा, यहां से एक बहुत प्यारी स्टोरी लाइन स्टार्ट होगी
यहां पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन रखूंगा, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करके आप आंसर करने की कोशिश करना, एंड देन मैं पूरी स्टोरी लाइन आपको समझाऊंगा। देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है तो मैं पूछता हूं कि ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है, ओवरी का जो स्ट्रक्चर है और जो ओवम का स्ट्रक्चर है, अगर हम नोटिस करें इनके जर्म लेयर पैटर्न को, कि जर्म लेयर आपको पता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म होती है, तो ओवरी को ड्राइव करने वाली कौन सी जर्म लेयर है, ओवम को ड्राइव करने वाली कौन सी जर्म लेयर है, इसका आपको आंसर करना है। ठीक है, आप बताएंगे ओवरी जो है एक्टो है, मीजो है या इंडो है, या फिर सेम ऑर्डर में ओवम क्या है, एक्टो है, मीजो है या फिर इंडो है। तो ये एक बहुत बेसिक सा मेरा अक्सर एक क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, तो आप इसको जरा एनालाइज करेंगे, सोचेंगे और मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। चलिए अब जरा स्टोरी लाइन को स्टार्ट करते हैं। और आपने ये चीज वैसे सुनी भी होगी कि जो फीमेल बेबी होते हैं या फिर जो फीमेल्स होती हैं, उनके लाइफ में कितने ओवम रिलीज होंगे इनका नंबर पहले ही फिक्स हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जितने भी ओवम वो अपने लाइफ टाइम में रिलीज करने वाले हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके नंबर पहले से ही फिक्स होते हैं। यस, चलिए देखते हैं इस पूरी स्टोरी लाइन को। आप नोटिस करते हैं जब कोई बेबी गर्ल मदर की बॉडी के अंदर होती है, मतलब प्रेगनेंसी वाले टाइम में होती है, तो प्रेगनेंसी के 3rd मंथ पे उसकी बॉडी में ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे आप नोटिस करेंगे उसकी बॉडी में ऑर्गन बनना स्टार्ट होंगे। और ऑर्गन के तौर पे आप नोटिस करते हो यहां पे उसकी गट बनना स्टार्ट होती है। क्या बननी स्टार्ट होती है, गट, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और गट में भी यहां पे आप देखोगे ये फोरगट है, ये मिड गट है और ये हाइंड गट है। आप नोटिस करते हैं फोरगट, मिडगट और हाइंड गट, ये गट वाले रीजन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, इन गट के रीजन से, इस गट वाले रीजन से यहां से कुछ सेल अलग होती है, यहां से आप देखेंगे गट वाले रीजन से, मिडगट और हाइंडगट के रीजन से आप नोटिस करते हैं कि यहां से कुछ सेल अलग होती है, एंड ये जो सेल यहां से अलग हो रही है ये कहलाती है इंडिपेंडेंट ऊगोनिया। क्या कहलाती है, और सेक्स सेल, इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऊगोनिया। यहां से जो सेल्स हैं वो अलग हुई, फॉर एग्जांपल यहां से ये देखिए ये सेल्स यहां से अलग हुई, इंडिपेंडेंटली आइसोलेट होंगी। ये जो सेल है ये इंडिपेंडेंट आइसोलेट होती है। ये इंडिपेंडेंटली आइसोलेट हुई, कितनी हुई, इसका नंबर हमको याद रखेंगे 7 मिलियन। 7 मिलियन सेल यहां पे इंडिपेंडेंटली आइसोलेट हुई, इनको हम बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलते हैं, ऊगोनिया। दीज आर 7 मिलियन ऊगोनिया। आप अब नोटिस करेंगे ये जो 7 मिलियन इंडिपेंडेंटली आइसोलेट होने वाली ऊगोनिया है, ये क्या करने वाली है, देन यू विल फाइंड कि एक स्ट्रक्चर और होता है ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे जो कि डेवलप हो रहा होता है, जिसका नाम होता है बाइपोटेंशियल गोनेड। दिस इज बाइपोटेंशियल गोनेड, बाइपोटेंशियल गोनेड। ये जो बाइपोटेंशियल गोनेड नाम है, इस नाम में ही आप नोटिस कर रहे होंगे इसका मीनिंग भी है बाइपोटेंशियल। इसके पास डबल पोटेंशियल होता है, ये ओवरी भी बना सकती है और ये आप देखेंगे टेस्टिस भी बना सकती है, राइट। तो इसके पास दोनों चीजें बनाने का पोटेंशियल है, सो कॉल्ड बाइपोटेंशियल गोनेड, राइट। नाउ आप क्या देखेंगे, अभी ये तो बाइपोटेंशियल गोनेड के ही तरीके से रहता है, कब, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो इंडिपेंडेंटली मूव सेल कर रही हैं, ये मूव करना स्टार्ट करेंगी टुवर्ड बाइपोटेंशियल गोनेड। आप नोटिस करेंगे ये जो ऊगोनिया इंडिपेंडेंटली आइसोलेट हुई, ये मूव करना स्टार्ट करती है टुवर्ड बाइपोटेंशियल गोनेड। और जब ये यहां तक पहुंचती हैं, व्हेन दे रीच टू बाइपोटेंशियल गोनेड, इनका नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन रह जाता है। ओके, क्या हुआ कि जब ये रास्ते में मूव करते हैं तो काफी सारी सेल रास्ते में ही एपोप्टोसिस कर लेती है और इधर उधर भटक जाती है। ओनली जो सेल बचती है वो कितनी बचती है, 2 मिलियन ऊगोनिया। नाउ दीज ऊगोनिया स्टार्ट टू एंटर इनसाइड ओवरी। अब वो ओवरी के अंदर एंटर करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे भी एक ट्रेजेडी होती है कि जब ये एंटर कर रही होती है तो कुछ क्लंप में एंटर कर जाती है। क्लंप मतलब एक साथ 2 या 3, और कुछ होती है जो सिंगल एंटर करती है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो सिंगल एंटर कर रही हैं वो तो फंक्शनल है, और जो क्लंप में एंटर कर रही है वो नॉन फंक्शनल है।
अब जो नॉन फंक्शनल है वो क्या करेंगी भाई, एपोप्टोसिस हो जाएगी उनकी। आप नोटिस करेंगे ये वाली क्या है, नॉन फंक्शनल है, दीज आर नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। अब जो नॉन फंक्शनल है उनकी क्या हो जाएगी, सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। अब ये जो हमारे पास है, दिस इज फंक्शनल ओगोनिया, दिस इज नाउ फंक्शनल, दिस इज नाउ फंक्शनल, दिस इज फंक्शनल ओगोनिया। नाउ दिस फंक्शनल ओगोनिया जो कि यहां पे बनी है, अब जब ये अंदर आ रही होती है तो बाइपोटेंशियल गोनेड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आप नोटिस करेंगे किसमें कन्वर्ट होता है, ओवरी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। देन अब आप नोटिस करेंगे ये जो oocytes हैं जो यहां पे अंदर आई है, जिनको हम ओगोनिया भी बोल रहे हैं, इनका नंबर कितना है, इनका नंबर है 0.2 मिलियन। कितना नंबर है, मतलब यहां पे 1.8 मिलियन जो ओगोनिया थी वो क्या कर चुकी है, एपोप्टोसिस कर चुकी है। यहां पे ये वाली जो ओगोनिया है वो एपोप्टोसिस कर चुकी है। फंक्शनल कितनी है हमारे पास, 0.2 मिलियन। नाउ व्हाट विल हैपन, दीज 0.2 मिलियन ओगोनिया स्टार्ट अटेनिंग अ लार्जर साइज, अपना साइज इंक्रीज करेंगे। साइज इंक्रीज करने पे आप नोटिस करोगे जब ये अपने साइज को इंक्रीज करेंगी तो इतना ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे, ये लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। यस, आपने नोटिस किया होगा, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी जिसको हम ओवम ही बोलते हैं, राइट। तो इसका साइज कितना हो जाता है, 100 माइक्रोन। ओके, वेरी गुड। नॉर्मल जो बॉडी की सेल्स होती है उनका साइज पता है कितना होता है, एवरेज, जैसे या फिर मैं स्किन की सेल की बात करूं जो काफी बड़ी सेल मानी जाती है, उनका साइज भी होता है 30 माइक्रोन, इसका तो 100 माइक्रोन। तो ये सबसे बड़ी सेल है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट में न्यूरॉन आ जाता है, लार्जेस्ट में आती है। सो दिस इज ओगोनिया, दिस इज, अभी इसको हम प्राइमरी oocyte भी बोल सकते हैं, हम इसको और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी oocyte। इतनी स्टोरी आपको समझ में आई होगी, ये हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte भी बोल रहे हैं इसी को। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द लाइफ ऑफ दिस oogonia इज दे एंटर इनटू मियोसिस। किस में एंटर कर रही है, एंटर इनटू मियोसिस। आप नोटिस करेंगे बेटा जी कि मियोसिस, जब बेबी गर्ल मदर की बॉडी में ही है उसी समय उनकी ओगोनिया में मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। नाउ आई नो कि आप सभी को मियोसिस के बारे में पता होगा, स्टिल मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है वैसे तो। मियोसिस 2 पार्ट में परफॉर्म होती है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में आप देखते हैं फर्दर फेजेस आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, जिसको हम प्रोफेज 1 मेंशन करते हैं, मेटाफेज, मेटाफेज 1 मेंशन करते हैं, एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज 1 मेंशन करेंगे, टीलोफेज। इन द सेम ऑर्डर आप नोटिस करेंगे जब मियोसिस 2 होगी उसमें भी यही सारे के सारे फेजेस ही काम करेंगे। यहां पे भी आप नोटिस करेंगे कि जब मियोसिस की बात होगी, मियोसिस 2 की बात होगी तो उसमें भी यही फेज होंगे, बस यहां पे प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा और टीलोफेज 2 होगा, राइट। तो जो हमारा मियोसिस 2 है उसमें भी ये 4 फेज आपको देखने को मिलेंगे। नाउ यू विल फाइंड कि जो प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 है वो काफी बड़ा है। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है वो काफी बड़ा है, मतलब बड़ा है, इसका मतलब यह है कि इसमें फर्दर सब फेज आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये आपको फर्दर इसमें प्रोफेज 1 में सब फेजेस देखने को मिल जाएंगे, राइट। अब आप नोटिस करो कि मैं जो जर्म सेल मियोसिस की बात कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है ये जो oogonia है, हम इसको प्राइमरी oocyte बोल रहा हूं। आप एक बात और याद रखना कि जो प्राइमरी oocyte है वो और जो हमारी स्पर्म वाली स्पर्म मदर सेल होती है वो सिर्फ यही 2 सेल है जो मियोसिस करती भी है। सिर्फ इन्हीं 2 सेल के लिए नेचर ने नई सेल साइकिल ओपन की थी, दैट इज मियोसिस। आप नोटिस करेंगे अब क्या होगा, मियोसिस में जब ये oocyte एंटर करेगी तो मियोसिस 1 में पहले जाएगी, राइट, फिर प्रोफेज 1 में जाएगी और प्रोफेज 1 के भी पहले लेप्टोटीन में जाएगी, जाइगोटीन में जाएगी, पैचिटीन में जाएगी, डिप्लोटीन में जाएगी और यहां पर जाके ये अरेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिप्लोटीन स्टेज में जाकर ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती है। यस, तो जो मैं यहां पे आपको बता रहा था कि ये oocyte जो एंटर करेगी मियोसिस में, ये आप नोटिस करेंगे कि ये एक पीरियड के बाद अरेस्ट हो जाती है।
इसको हम फर्स्ट ऊसाइट अरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ऊसाइट अरेस्ट। इसको हम और क्या बोल रहे हैं बेटा जी? इसको बोल रहे हैं फर्स्ट ऊसाइट अरेस्ट। ये फर्स्ट ऊसाइट अरेस्ट हुआ है। ओके, फर्स्ट ऊसाइट अरेस्ट किस वजह से हुआ है? तो यहां पे एक फैक्टर होता है, यहां पे फैक्टर होता है जिसका नाम है OMIF, ऊसाइट मैचुरेशन इनहिबिटरी फैक्टर। क्या नाम है? ऊसाइट मैचुरेशन इनहिबिटरी फैक्टर। इस फैक्टर की वजह से आप नोटिस करेंगे कि ये जो ऊसाइट है इसी स्टेज में रहेगा, राइट। इसको फर्स्ट ऊसाइट अरेस्ट बोला जा रहा है, राइट। और फर्स्ट ऊसाइट अरेस्ट याद रखेंगे डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में हो रहा है, राइट। अब आप एक चीज और यहीं पे साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं कि इन पर्टिकुलर फेजेस में होता क्या है। तो आप अगर लेप्टोटीन की बात करें, लेप्टोटीन स्टेज में आप नोटिस करेंगे क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। यहां पे आप देखेंगे क्रोमोसोम थोड़े से कंडेंस होने लग जाएंगे। मान लो क्रोमोसोम 1 का पेयर है तो ये एक दूसरे के सामने तो थोड़े से कंडेंस होकर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। जब मैं लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन की बात करूंगा, जाइगोटीन स्टेज में इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स भरना स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स भरना स्टार्ट हुआ, इसका नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और इसी जगह हम साइनेप्सिस भी बोलते हैं। साइनेप्सिस, साइनेप्सिस का मतलब होता है जुड़ जाना, एक साथ 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 आ जाना। तो कैसे आए वो? इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये साइनेप्टो प्रोटीन जो होती है यहां पे बीच में जो अरेंज हो रही है उनकी वजह से, राइट। अब आप नेक्स्ट आगे नोटिस करेंगे कि अगली स्टेज में आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि अगली स्टेज में क्या होने वाला है। अगली स्टेज में होने वाला है क्या? मियोसिस, सॉरी, अगली स्टेज में क्या होने वाला है? क्रॉसिंग ओवर। अगली स्टेज में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में आप नोटिस करेंगे ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये इस तरीके से इसके ऊपर अरेंज होगा और यहां पे पार्ट एक्सचेंज हो जाएंगे। यहां पे आप नोटिस करोगे पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज हो रहे होंगे। क्या इस समय साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा? यस, इन दोनों के बीच में अभी भी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, राइट। दोनों अभी भी पूरे के पूरे चिपके हुए हैं। तो ये आप क्या देख रहे हो? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ये क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट स्टेज में आप नोटिस करेंगे कंडीशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, दैट इज डिप्लोटीन स्टेज। बट डिप्लोटीन स्टेज में आप नोटिस करेंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट जाएगा। जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट जाएगा तो सारे के सारे क्रोमोसोम बस एक कॉर्नर पे चिपके हुए पूरे के पूरे फ्री हैं, इस तरीके से। तो यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर। यहां पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं काइजमेटा, काइजमेटा। तो आप नोटिस करेंगे इस काइजमेटा वाली स्टेज पे जितनी भी ऊसाइट है वो अरेस्टेड कंडीशन में इस जगह है। लास्ट स्टेज आती है डायकाइनेसिस, जहां पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है। तो ये मैंने स्टेजेस भी बना के आपको दिखाई कि किस तरीके से आप नोटिस कर रहे हैं कि मियोसिस में इवेंट चल रहे हैं। लास्टली आप नोटिस करेंगे कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे। ये हमारे जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के वो अलग अलग हो जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। और यहां पे देखो पार्ट एक्सचेंज हो चुके हैं, राइट। यहां पे पार्ट एक्सचेंज हो चुके हैं। सो यहां पे आप क्या बोल रहे हो? काइजमेटा टर्मिनलाइज, टर्मिनलाइज काइजमेटा, काइजमेटा भाई यहां पे टर्मिनलाइज हो चुका है, राइट। सो दीज आर स्टेजेस, कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। मेरे टीचर ने कभी ऐसे भी याद कराया था, लक्ष्मी जरा पानी दे दो, ऐसे करके मेरे टीचर ने कभी याद कराया था। बैक टू द पॉइंट कि ये जो oocyte थी जो एंटर कर रही है मियोसिस में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन स्टेज तक आने के बाद वही अरेस्ट हो जाती है। नाउ द पॉइंट इज कितने समय तक ये अरेस्ट रहेगी, राइट। अब ये पॉइंट है कितने समय तक ये अरेस्ट रहेगी। तो फर्स्ट oocyte अरेस्ट कब हुआ? जब ये बेबी मदर की बॉडी में ही था, राइट। अब ये अरेस्टेड रहेगी टिल, अब ये कंडीशन आप नोटिस करेंगे कि ये जो कंडीशन है अरेस्ट विल रिमेन टिल, कब तक रहेगी ये? टिल 13 ईयर्स, यस। ये अरेस्टेड कंडीशन 13 ईयर तक रहेगी। जब फर्स्ट टाइम आप देखोगे, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट
मेंस्ट्रुअल फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी तो उस समय आप देखोगे यहां पे ये अरेस्टेड कंडीशन रिमूव होगी। चलिए आगे की बात समझते हैं। अब यहां पर जितनी भी थी, कितनी कौन कौन सी 0.2 मिलियन इतनी सारी ओवोनिया अरेस्टेड कंडीशन में बिकॉज ऑफ फैक्टर OMIF, बिकॉज ऑफ फैक्टर OMIF। अब आप नोटिस करेंगे आफ्टर 13 ईयर क्या होने वाला है। ठीक है, यस, चलिए बात करते हैं। आफ्टर 13 ईयर आप नोटिस करें कि क्या होने वाला है। सो ये हमने स्टेजेस की बात की, इसके आगे ऐड करते हैं। अब आप नोटिस करेंगे, यू विल फाइंड कि ये जो हमारी अब 13 साल बाद ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नो डाउट ओवरी। ये हमारे पास क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर आप नोटिस करेंगे खूब सारे क्या है, ये oocyte है, जो कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कोई छुड़ाने आएगा, है ना, कोई मेरा रिलेटिव आएगा जो मुझे छुड़ाएगा, राइट, यस, इसका रिलेटिव कोई आएगा जो इसको छुड़ाएगा। क्योंकि यहां पे इस तरीके से खूब सारी क्या है, खूब सारी कितनी 0.2 मिलियन प्राइमरी oocyte भी बोल सकते हो, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड कंडीशन में। किस केस में है, अरेस्टेड केस में। नाउ व्हाट विल हैपन एट द एज ऑफ 13 ईयर की एज पे, 13 ईयर की एज पे क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन का नाम है बच्चा जी गोनेडोट्रोपिन, GnRH, रेगुलेटिंग हार्मोन। ये GnRH एक्शन लेता है पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी इसके रेस्पेक्ट में रिलीज करती है दो हार्मोन, कौन कौन से, LH एंड FSH। तो देखो यही है वो इसका रिश्तेदार FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और FSH का कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन ज्यादा होता है फीमेल के केस में LH से। तो अब आप क्या देखोगे, ये जो oocyte होती है 0.2 मिलियन, इनमें से सम इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ अराउंड 8 to 10, कितनी, अराउंड 10 oocyte क्या एक्सप्रेस करती है, फंक्शनल FSH रिसेप्टर। क्या एक्सप्रेस कर रही है, FSH रिसेप्टर। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस FSH इज मूव टू द ओवरी एंड बाइंड टू द रिसेप्टर। ये क्या करेगा, आप नोटिस करोगे, ये यहां से जाएगा और बाइंड करेगा जाके, कहां पे, ये बाइंड करेगा जाके इस FSH रिसेप्टर पे। ठीक है, क्या सारे बाइंड करेंगे, सब पे बाइंड करेगा, नहीं, कुछ पे, अराउंड 10 oocyte पे। कितने पे, अराउंड 10 प्राइमरी oocyte पे, राइट। सो अराउंड 10 पे ये जाके बाइंड कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, दीज जिन पे ये बाइंड कर रहा है, अब क्या होगा इसको समझो। FSH की बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर ब्लॉक करता है, किसको ब्लॉक करता है, OMIF को। ध्यान से सुनना और समझना इस पॉइंट को कि OMIF ने ही तो इसको ब्लॉक करके रखा था। यस, FSH की बाइंडिंग FSH के रिसेप्टर से हुई, तो इस बाइंडिंग के बाद OMIF खुद ब्लॉक हो गया, और जब खुद OMIF ब्लॉक हो गया तो अब मियोसिस कंटिन्यू होगी। अब क्या होगा यहां पे, मियोसिस कंटिन्यू, मतलब जो फर्स्ट oocyte अरेस्ट था वो रिमूव हो चुका है, मियोसिस कंटिन्यू हो रही है, राइट। दोबारा से इस बात को क्लियर कर लो कि ये जो फर्स्ट oocyte अरेस्ट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, OMIF। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं, इसको ब्लॉक कर दूं तो मियोसिस कंटिन्यू हो जाएगी, राइट। तो क्या हो जाएगी, मियोसिस कंटिन्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट oocyte अरेस्ट किस वजह से हुआ, OMIF की वजह से। मैं इस OMIF को ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा, तो ये मियोसिस कंटिन्यू हो जाएगी, और फिर वो अगली स्टेज डायाकाइनेसिस, और फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 की तरफ मूव करेगी। बराबर समझ में आ रही है बात, यस। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो कहानी कुछ इस तरीके से ही चलेगी, सही है ना, यस। कौन ब्लॉक कर रहा है फिर इस OMIF को, आप नोटिस करेंगे FSH एंड FSH का रिसेप्टर, ये जो है इनकी बाइंडिंग ब्लॉक करती है OMIF को। और ये कब होता है, आफ्टर 13 ईयर, 13 साल बाद। अब मियोसिस कंटिन्यू होगी, फिर वही ऑब्वियस सी बात है, फिर डायाकाइनेसिस स्टेज आएगी, फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। करीब 12वें दिन क्या होता है, 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप नोटिस करते हो जो टीलोफेज है वो आ जाता है। टीलोफेज जैसे ही आता है तो यहां से एक पोलर बॉडी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, पोलर बॉडी। यहां से पोलर बॉडी रिलीज हुई, और ये जो अभी तक आप जिसको प्राइमरी oocyte बोल रहे थे, अब वो सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है। किसमें बदल गया, सेकेंडरी oocyte, राइट। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज योर सेकेंडरी oocyte। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी oocyte में बदल गया। अब ये कौन सा दिन चल रहा है, अगेन मैं मेंशन कर रहा हूं, ये 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है।
नाउ आप देखेंगे 12th डे के बाद 13th डे आएगा। 13th डे पे अगेन ये जो oocyte है ये फिर से अरेस्ट हो जाएगी। यस, ओहो सर कितना अरेस्ट कराओगे, कौन से पाप किए हैं इसने, अभी बताता हूं। हालांकि पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। अब क्या होगा, 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, 13th डे पे आप नोटिस करेंगे फिर से अरेस्ट हो गई, अरेस्ट फिर से हो गया। अब इसको बोलते हैं सेकेंड oocyte अरेस्ट। अब आप सोच रहे हो अच्छा इसीलिए तब से फर्स्ट oocyte अरेस्ट बोल रहे थे क्योंकि सेकंड आने वाला है। यस, तो सेकंड oocyte अरेस्ट कब हो रहा है, किस स्टेज पे हो रहा है, मेटाफेज 2 पर, मेटाफेज 2 पर। तो आप नोटिस करेंगे ये 12वें दिन कहां थी, 12वें दिन यहां पे थी जब इसने सेल डिवाइड किया था, राइट। इसने पोलर बॉडी बनाई थी और सेकेंडरी oocyte बनाई थी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है फिर मेटाफेज 2 पे गई, ये कहां गई, मेटाफेज 2 पे, फिर सॉरी प्रोफेज 2 पे, फिर मेटाफेज 2 पे, यहां पे फिर से अरेस्ट हो गया, राइट। नाउ द पॉइंट इज किसने अरेस्ट किया, राइट, किसने अरेस्ट किया, तो यहां पे अरेस्ट करा रहा है P39 मॉस। P39 मॉस वो फैक्टर है जिसने अरेस्ट कराया। ओके, किस स्टेज पे अरेस्ट कराया, मेटाफेज 2 पर। किस स्टेज पे अरेस्ट कराया, मेटाफेज 2 पर। किस दिन अरेस्ट कराया, 13वें दिन। किस स्टेज पे थी अभी सेल, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे थी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट। और किस फैक्टर ने अरेस्ट कराया, तो उस फैक्टर का नाम है P39 मॉस। बहुत बढ़िया। अब आप क्या देखोगे, अगले दिन मतलब 13वें दिन के बाद 14वें दिन आप क्या देखेंगे, यहां से ओवम रिलीज आउट हो जाएगा, राइट। अब आप नोटिस करेंगे ये जो ओवम है इसका क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। 14वें दिन क्या हुआ, 14th डे पर क्या हुआ, 14th डे पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया। ओवम बाहर आया, मैं इसको सेकेंडरी oocyte ही बोल रहा हूं, इसको मैं सेकेंडरी oocyte ही बोल रहा हूं, बट ये अरेस्टेड कंडीशन पे है एट मेटाफेज 2 बाय फैक्टर P39 मॉस। नाउ दिस oocyte, और इसी को मैं जिसको ओवम बोल रहा हूं, इसके अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अभी तक जितना भी डिस्कशन चल रहा था वो स्टोरी लाइन पे चल रहा था, बराबर। यस, अभी तक जितना भी डिस्कशन चल रहा था वो इस पूरी स्टोरी लाइन को समझाने के लिए चल रहा था। अब जरा कुछ चीजों पे गौर करो। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा ओवरी का नेचर क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तो आप याद रखना ब्लड, बोन, मसल जैसे स्ट्रक्चर मेसोडर्मल होते हैं, और ये जो बाइपोटेंशियल गोनेड है ये बाई नेचर कैसी होती है, मेसोडर्मल ही होती है। ये बाई नेचर कैसी है, आप नोटिस करेंगे ये कैसी है, मेसोडर्मल, राइट। इस वजह से जो ओवरी है या फिर टेस्टिस है वो कैसे हो जाएंगे, मेसोडर्मल नेचर के हो जाएंगे। बट आपको ये बात पता है कि गट और एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, इंडोडर्मल नेचर की होती है। और क्योंकि ये जो जर्म सेल है वो कहां से मूव करके आते हैं, इसी गट से मूव करके आते हैं, इसीलिए ये इंडोडर्मल होते हैं। और ये जो स्टोरी लाइन है ये आपको क्लियर कट आइडिया दे रही है, राइट। हो सकता है आपने इससे पहले ये चीज न समझी हो, राइट, बट आज आपको ये चीज समझ में आ गई कि टेस्टिस के अंदर, ओवरीज के अंदर ये ओवम जो पहुंचते हैं, जो जर्म सेल पहुंचती है वो क्यों इंडोडर्मल होती है, राइट। दिस इज क्वाइट समथिंग सरप्राइजिंग कि ऐसा होता है। ओके, यस। तो हमारा एक आंसर जो हमने स्टार्टिंग में करना था कि ओवरी किस नेचर की है, मेसोडर्मल, और जो हमारी ओवम है वो किस नेचर की है, इंडोडर्मल। इतना क्लियर है, यस। तो अब हम आएंगे, अब हमने ये वाला पूरा पार्ट समझ लिया, हमने यहां पे समझ लिया ओवम का क्या क्या होने वाला है, राइट। ओवम का जो स्ट्रक्चर रिलीज हो रहा है जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं वो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसी को थोड़ा सा हम जूम करके समझेंगे, ठीक है, पूरा क्लियर है। अब मैं आपको कुछ पार्ट समझाता हूं, जो हमने अभी पूरा समझा है इसी को समराइज करके समझाता हूं, इमेजेस से समझाता हूं, ठीक है। ये देखो जरा, यहां पे हमने क्या देखा, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट से कितनी सेल बाहर निकल के आई, 7 मिलियन। कितनी सेल बाहर निकल के आई, यहां पे अब आपको एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है, 7 मिलियन। कितनी आई, 7 मिलियन। क्या बोल रहे थे, ऊगोनिया। कौन निकल के आया, 7 मिलियन ऊगोनिया निकल के आए यहां पर, इंडिपेंडेंटली आइसोलेट हुए। इनका क्या हुआ, ये क्या हुए, इंडिपेंडेंटली आइसोलेट हुए, इंडिपेंडेंटली आइसोलेट, इंडिपेंडेंटली आइसोलेट हुए, सही है। सम सेल अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन इंडिपेंडेंटली आइसोलेट जर्मिनल सेल एंड माइग्रेट टू द बाइपोटेंशियल गोनेड। यहां से जर्मिनल सेल जो थी यहाँ की, आप कह सकते हो कि मिडगट और हाइंडगट के रीजन से जो सेल्स थी वो आइसोलेट हुई और मूव करके आई, बिकॉज ऊगोनिया और ओवम सेल ओरिजिनेट फ्रॉम हाइंडगट। सो ये कैसी होंगी, इंडोडर्मल होंगी, राइट। सो ये कैसी होंगी, इंडोडर्मल होंगी।
इंडोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। जबकि ओवरी कैसी है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, राइट, जो कि बाइप्रोटेक्शनल गोनेड, जो कि बाद में क्या बना लेती है, गोनेड रीजन और टेस्टिस और ओवरी बना लेती है, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आपने क्या देखा, जब ये एंटर कर रही होती है तो आपने देखा कुछ नॉन फंक्शनल है, कुछ क्या 0.2 मिलियन फंक्शनल है, वो ग्रो करेगी, oocyte अरेस्ट हो जाएगा। oocyte अरेस्ट कहां पर होता है सर, वो होता है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जो डिप्लोटीन स्टेज है वो वहां पे अरेस्ट होता है। सर किस फैक्टर की वजह से होता है बेटा, OMIF, इस फैक्टर का नाम है oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर, इसका नाम है, इस वजह से होता है, राइट। और आप नोटिस करेंगे ये काम कब हो रहा होता है, 6 मंथ पर, ये करीब करीब कंडीशन कब चल रही होती है, 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। तो 6 मंथ पे डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 में क्या हो जाता है, फर्स्ट oocyte अरेस्ट होता है। सेकेंड oocyte अरेस्ट कब होता है, मेटाफेज 2 पे एट 13th डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो जो अरेस्ट हुए ना, कब ये अरेस्ट हुई, वो वाले यहां पे इंफॉर्मेशन मेंशन है, राइट। तो हमने यहां पे मेंशन किया OMIF को भी, राइट। ये जो रीजन है, इस रीजन से ये आइसोलेट हुई थी, ठीक है, इतना हम समझ गए, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल कम टू दिस पॉइंट कि ये जो ओम निकल के आया, जिसको आप सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलो अब इसके स्ट्रक्चर को जानना शुरू करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे बेटा जी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि यहां पर सबसे अंदर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आप नोटिस करेंगे एक लेयर होगी जो कि इसी ओवम ने बनाई है। ओवम से ही डिराइव्ड एक लेयर है जिसका नाम है ZB। याद रखना, ये नॉन सेल्यूलर होती है। कैसी होती है, नॉन सेल्यूलर, मतलब सेल से नहीं बनी हुई। ये प्रोटीनेशियस होती है, मतलब प्रोटीन की बनी हुई है। इसके बाद यहां पर आप नोटिस करेंगे कि अगली लेयर जो होगी हमारे पास, यहां पर जो अगली लेयर होगी, ये है कोरोना रेडिएटा। और मुझे इतना पता है सभी ने कोरोना नाम सुना हुआ है, राइट, यस, बहुत फेमिलियर होंगे इस नाम से। तो इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाहर एक और लेयर है जिसका नाम है कुमुलस, CUMULUS। तो आप नोटिस कर रहे हो ये लेयर है कुमुलस, उसके नीचे है कोरोना रेडिएटा, उसके नीचे है जोना पेलुसिडा और सबसे अंदर है एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको 4 लेयर देखने को मिल रही है इस तरीके से ओवम के बाहर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप नोटिस करोगे, यहां पर कुछ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। दीज आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। इनसाइड आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा जो कि हैप्लॉइड है, और यहां पर खूब सारे मैटरनल mRNA होंगे। यहां पे क्या होंगे, mRNA, मैटरनल mRNA। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये ट्रांसक्रिप्शनली तो एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन तो करेगा मगर ट्रांसलेशन नहीं करेगा। मतलब mRNA से प्रोटीन तो बन रही होगी, राइट। ये कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली तो इनएक्टिव है बट ट्रांसलेशनली एक्टिव है, ट्रांसलेशनली, राइट। यहां पर आप देखोगे डीएनए से आरएनए नहीं बन रहा मगर प्रोटीन सिंथेसिस धड़ल्ले से हो रही है, राइट। अब आप नोटिस करो, इन लेयर को मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूं। इन लेयर के नाम आप नोटिस करो तो सबसे बाहर लेयर है कुमुलस, फिर अगली लेयर है कोरोना रेडिएटा, अगली लेयर है जोना पेलुसिडा, अगली लेयर है एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन आप देख रहे हैं अंदर की तरफ आपको मिल रहा है क्या, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। देन आपको यहां पे मैटरनल mRNA दिख रहे हैं। अब एक चीज और समझो, ये जो कुमुलस और कोरोना रेडिएटा है इसके बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस भरा हुआ है। सीमेंटिंग मतलब जो चिपकाने वाला हो, है ना। सीमेंट का काम क्या होता है, ईंटों को चिपका के रखता है। तो कुमुलस और कोरोना रेडिएटा के बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस भरा हुआ है। इस सीमेंटिंग सब्सटेंस का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, यस, इसका नाम क्या है भाई, इस सीमेंटिंग सब्सटेंस का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। क्या भरा हुआ है यहां पे, हाइलुरोनिक एसिड। यहां पे एक एसिड भरा हुआ है जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। क्या करता है, ये एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है। क्या है, सीमेंटिंग सब्सटेंस, जो कि इसको चिपकाने का काम करेगा, जो कि इसके चिपकाने का काम करेगा। नेक्स्ट आप यहां पे नोटिस कर रहे हो कुमुलस और कोरोना रेडिएटा ओवरी से बनी हुई है, ओवरी डेराइव्ड है,
कैसी है भाई, ओवरी डेराइव है, जबकि एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ज़ोना पेलुसिडा ये दोनों कैसी होती है, ये ओवम की होती है, ओवम डेराइव्ड। ये कैसी है, ओवम डेराइव्ड है। आप एक पॉइंट और यहीं पे नोटिस करो कि ये नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होंगी, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, जबकि ये कैसी है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। यहां पे इनका मीनिंग अभी समझाता हूं। देखो, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब हो सकता है कि ह्यूमन का ये ओवम हो, तो ह्यूमन की जगह अदर मैं कोई और ऑर्गेनिज्म का स्पर्म ले लूं। फॉर एग्जांपल मैंने बुल का स्पर्म लिया, तो बुल का स्पर्म हो सकता है इसके कुमुलस कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर दे, हो सकता है, मगर वो कभी भी ज़ोना पेलुसिडा एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर स्पीसीज का ही स्पर्म पर्टिकुलर स्पीसीज के ही ओवम को ब्रेक करेगा। ये कंडीशन होती है स्पीसीज स्पेसिफिक। मगर ये दोनों कुमुलस कोरोना रेडिएटा हो सकता है दूसरी स्पर्म का भी इसको ब्रेक कर दे, मगर कभी भी जेडपी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। सही है। सो दिस इज मीनिंग ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक। इसी के साथ साथ आप कुमुलस के ऊपर सबसे बाहर कुछ एडिशन मॉलिक्यूल भी देखते हो, एडिशन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये इसको ओवरी से बाहर फेलोपियन ट्यूब में आने में मदद करते हैं। जो हमारे एडिशन मॉलिक्यूल है ये इस ओवम को हेल्प करेंगे बाहर निकलने में। कहां पे बाहर निकलने में, फेलोपियन ट्यूब में। आप नोटिस करते हो जो ओवरी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, यू विल एंजॉय। और ये जिस तरीके से अभी पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से आपको पूरे सेशन में सारी चीजें मिलने वाली है, इसी तरीके से प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। आप नोटिस करते हो यहां पर ओवरी होती है और ओवरी के बाहर क्या निकल के आता है, फिर यहां पर इस स्पेस में कौन निकल के आता है, ये ओवम निकल के आता है, राइट। यहां पर ये ओवम वेट करता है। तो ये ओवम जिस जगह वेट कर रहा है वो जगह कौन सी है भाई, वो जगह कहलाती है एम्पुला। तो ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, यहां पर इस रीजन को बोलते हैं एम्पुला। इस रीजन को ही क्या बोल रहे हैं, एम्पुला। दिस इज कॉल्ड एम्पुला। ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एम्पुला। ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड इस्थमस। ये अपना यूट्रस है, ये अपनी यूट्रस वॉल है, यूटेराइन वॉल भी बोलते हैं। और स्पर्म जब रिलीज होकर आता है वो कुछ इस जगह आते हैं, यहां पर खूब सारे n नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज होके पहुंचेंगे। जब वो पहुंचते हैं उस समय हम समझेंगे कि किस तरीके से आगे प्रोसेस काम करती है। जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, यहां से आप नोटिस कर रहे हो ओवम रिलीज होके एम्पुला रीजन में वेट करेगा कि मेरे स्पर्म आएंगे, है ना, यस, मेरे स्पर्म आएंगे, राइट। एक चीज और नोटिस करो कि हम अक्सर बोलते हैं कि कितना लकी स्पर्म है जो जाके फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर रहा है। बेटा उसी तरीके से ओवम भी उतना ही लकी है। इवन आप नोटिस करोगे कि जब मैं यहां पे बता रहा था, जब मैं आपको यहां पे बता रहा था कि ये अरेस्टेड कंडीशन में रिलीज होते हैं, तो ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट कंडीशन में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम तो इतना अनलकी है कि ये तो अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अरेस्टेड कंडीशन में रिलीज होते हैं और अरेस्टेड कंडीशन में ही बहुत दी से पास आउट हो जाते हैं। यस, तो फिर मियोसिस कब कंप्लीट होती है सर? बेटा मियोसिस कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म जब अंदर आ जाता है तब सेकंड पोलर बॉडी निकलती है। तो सोच के देखो ओवम भी कितना लकी है। वो ओवम जो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर पा रहा है वो कुछ सेलेक्टेड ही होते हैं, है ना। यस यस, है ना। पॉइंट समझ में आया? आ रही बात समझ में? ओके, सो आपने यहां पे नोटिस किया ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अब हम इसको जरा पॉइंटर्स में समराइज करते हैं। देखो यहां पे मैंने पॉइंटर मेंशन किए हैं एंड दिस इज वेरी इजी वे। अच्छा एक तरीका और बताता हूं बेटा, ये आप वीडियो रिकॉर्ड करके देख रहे हैं, ठीक है, यहीं पे समझा देता हूं। होगा क्या कि जब मैंने मान लो समझाना शुरू किया तो मैं जब समझाऊंगा आप उस समय सुनोगे, प्लीज उस समय नोट डाउन मत करना, राइट। फिर आप क्या करोगे, जैसे मैंने मान लो पहला पेज समझाया, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेज पे था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पहला ही पेज था, ठीक है, आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करो। आप जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया था कहानी को, तो आप यहां तक आते आते जो भी लिखना है बीच में पॉज करके लिख डालो। फिर यहां से वीडियो कंटिन्यूअस चलने दो जब तक मैंने समझाया है, जब तक मैंने समझाया। यहां तक मैंने पूरा समझाया ही है, यहां तक, इवन ये भी समझा ही रहा था मैं, ये भी समझा ही रहा था। यहां तक आपको सिर्फ सुनना था, राइट। सर ये बहुत ज्यादा हो गया, इसमें से तो आधी चीजें निकल गई होंगी, पीछे पलट के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो बीच में जैसे ही आपने 2-3 पन्ने ही नोट किए थे या आपको अगर लग रहा है तो इस जगह आप पॉज कर लो।
इस जगह आप आके पॉज कर लो, क्योंकि एक ओवरव्यू में पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। जैसे बोल रहा हूं यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो रही है, वहां तक सिर्फ सुनो, सुनने के बाद फिर वीडियो को पॉज कर लो और पूरी वीडियो आप आराम से देख लो। समझ रहे हो बात को? यस। फिर आप क्या करोगे, प्रॉपरली नोट करोगे, फिर आप आगे की तरफ बढ़ोगे। अब यहां पर ये नोट करने वाला पार्ट है, आप इसको साथ के साथ नोट भी कर सकते हो, मैं रीड भी कर दे रहा हूं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप यहां पे नोटिस करेंगे, मैंने यही पढ़ाया भी है कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम रिलीज होता है ओवरी के बाहर अरेस्टेड कंडीशन में मेटाफेज 2 पे बाई, और वो अरेस्ट कौन कराता है, बाई P39 मॉस। ठीक है, यस, ओके। और इसी के साथ ये भी बता देता हूं कि ये जो पीपीटी आप देख रहे हो, जैसे ही सेशन एंड होगा उसी के तुरंत बाद मैं ये आपको अवेलेबल भी करा दूंगा। सेशन के रिकॉर्डेड के साथ आपको सामने पीडीएफ भी दिख रहा होगा, ये पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। तो इवन आप क्लास स्टार्ट हो रही है उससे पहले ही उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लो, हेडेक ही खत्म, राइट। दूसरी डिवाइस अगर कोई दूसरी है तो उसमें खोल लो, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही देख लो कि सर ये पढ़ाने वाले हैं, सही है, फिर आराम से आ जाओ। नोट करने का लोड मत लेना, ये पीडीएफ आपको पहले ही मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखो, ओवम इज कवर्ड बाय सेट ऑफ लेयर, सेट ऑफ लेयर से कवर होती है, जिसमें आउटर कुमुलस और कोरोनरी रेडिएटा होती है, जो कि ओवरी डिराइव लेयर होती है, प्रेजेंट होती है कहां पे, बाहर साइड में। और इन बिटवीन कुमुलस एंड कोरोना रेडिएटा सीमेंटिंग सब्सटेंस हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एट द सरफेस ऑफ कुमुलस एडिशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं रिलीज ऑफ ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ओवम को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करने में। जस्ट बिलो कोरोना रेडिएटा, जो कोरोना रेडिएटा जो नॉन सेल्युलर लेयर थी, जो प्रोटीनेशियस लेयर थी, जस्ट बिलो कोरोना रेडिएटा नॉन सेल्युलर प्रोटीनेशियस लेयर जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है। कोरोना रेडिएटा, सॉरी अगेन बता रहा हूं, कुमुलस कोरोना रेडिएटा ओवरी डिराइव है। कोरोना रेडिएटा के नीचे नॉन सेल्युलर प्रोटीनेशियस लेयर है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, जेडपी लेयर भी बोलते हैं, याद रखेंगे। जस्ट बिलो जेडपी एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम उलेमा बोल रहे हैं। इनसाइड ओवम लार्ज नंबर ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद द मैटरनल एमआरएनए। यही चीजें अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम बना रहा था तो आपको मैंने समझाई थी, दिखाई थी। अब यहां पे वही पॉइंटर्स बने हुए लिखे हुए, क्लियर है इतना? यस। अब मैं आगे बढ़ूंगा एंड अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। आप अगर नोटिस करें तो मैंने जब यहां पे बेसिक वाला ये हेडिंग डाली थी इंडेक्स में, इस वाले इंडेक्स में आप नोटिस करो कि मैंने क्या क्या चीजें हेडिंग में मेंशन की थी। मैंने यहां पे मेंशन किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म मैच्योरेशन साइट। अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अभी के अभी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म मैच्योरेशन साइट। फिर हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज कैपेसिटेशन, फिर हम इसके आगे कैपेसिटेशन की बात करेंगे, देन फिर अदर टॉपिक रहेंगे, ठीक है? यस। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म मैच्योरेशन साइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब आप नोटिस करेंगे हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को अच्छे से पढ़ लिया है। अब जरा नोटिस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को, तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्म का स्ट्रक्चर अब हम बनाना शुरू करेंगे। बताओ किस कलर का आप चाहते हो, स्पर्म किस कलर का होना चाहिए? चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं, है ना, हरा कर देते हैं, है ना। चलो देखो, स्पर्म के सबसे आउटर पार्ट में आप इस तरीके से हेड रीजन देखते हो, फिर एक नेक रीजन आएगा, फिर ये आपका मिडिल पीस आएगा। ये नेक है, ये मिडिल पीस है। मिडिल पीस में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक लंबी सी टेल, है ना। यस, तो ये आपको एक स्पर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आप नोटिस करो इसके स्ट्रक्चर में ये हेड वाला रीजन है, ये नेक वाला रीजन है, ये मिडिल पीस है, राइट, मिडिल रीजन है, और ये टेल है। अब आप नोटिस करोगे इस हेड वाले रीजन में सबसे बाहर की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिला, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम के जस्ट नीचे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के नीचे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और फिर इस तरीके से डिस्टल सेंट्रियोल है। इसके बाद आप नोटिस करेंगे इस मिडिल पीस में यहाँ पे खूब सारे क्या होंगे, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, राइट। इसको स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, हालांकि वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। These are called स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जब ये मूव करेगा खूब सारी, राइट। आप नोटिस करेंगे डिस्टल सेंट्रियोल, ये हमारा डिस्टल सेंट्रियोल है। ये क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल। ये हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है, एक्रोसोम, राइट। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया।
यहां पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर और बता रहा हूं जिसको हम रेड कलर से बनाएंगे, इसका नाम है कैट्सपर, CATSPER। अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा, समझाऊंगा मैं। व्हाट आर कैट्सपर, कैट्सपर पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब ये हमने क्या देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लिया। आप यहाँ पे पॉज करके इसको बना सकते हैं, राइट। देन मैं आपको स्पर्म मैच्योरेशन साइट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, अगेन रिपीटिंग, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड में एक्रोसोम, न्यूक्लियस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और फाइनली टेल में आपको कैट्सपर देखने को मिल रही है। अब हम देखेंगे स्पर्म मैच्योरेशन साइट। तो जरा नोटिस करो, स्पर्म मैच्योरेशन साइट में आपको देखने को मिलेगा कि 3 मेजर स्पर्म मैच्योरेशन साइट है। कौन कौन सी है? पहली स्पर्म मैच्योरेशन साइट है, फर्स्ट इज टेस्टिस, अगेन लिख रहा हूं मैं यहां पे। पहली जो मैच्योरेशन साइट है, फर्स्ट मैच्योरेशन साइट इज टेस्टिस, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी मैच्योरेशन साइट है एपिडाइडमस। एपिडाइडमस में 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट टाइम स्पर्म मोटिलिटी आती है, फर्स्ट टाइम मोटिलिटी, फर्स्ट टाइम स्पर्म में मोटिलिटी आएगी। नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, एक काम और होता है कि एडिशन ऑफ एड डीकैपिटेशन फैक्टर। अब ये नया शब्द है, डीकैपिसिटेशन फैक्टर। यहां पे डीकैपिटेशन फैक्टर ऐड होते हैं, राइट। यहां पे कुछ स्पेशल फैक्टर ऐड हो जाएंगे। ये क्या है? डीकैपिटेशन फैक्टर है, डीकैपिसिटेशन फैक्टर। ये कैपेसिटेशन नहीं होने देते। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज कैपेसिटेशन। तीसरा मैच्योरेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इस पे हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होता है। तो थर्ड मैच्योरेशन कहां पे होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। क्लियर है इतना? यस, ओके। चलो अब आगे बात करते हैं, नोट कर सकते हैं आप इसको। थर्ड मैच्योरेशन आप डालिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इस पर थोड़ा बात करेंगे हम, मैच्योरेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। चलो अब समझते हैं इसको, जरा ध्यान से देखना कि ये हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। लुक, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यूट्राइन स्मूथ मसल्स, ओके। चलो अब समझना स्टार्ट करो। हमने कैसे बनाए थे? हरे हरे ही तो बनाए थे हमने, स्पर्म हरे बनाए थे। अब स्पर्म को हरा ही बनाना पड़ेगा, तो चलो ठीक है, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मसल्स को कर देते, इनको कर देते व्हाइट, ओवरी को कर देते, इसको कर देते व्हाइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कर दिया व्हाइट। अब आप क्या देखोगे, यहां पे रिलीज हुए स्पर्म। कौन रिलीज हुआ? स्पर्म। अब जरा नोटिस करो, यहां पे ये क्या रिलीज हुए? दीज आर स्पर्म। ये स्पर्म रिलीज हुए। अब जब स्पर्म रिलीज होंगे, राइट, तो आपको कुछ कंडीशन देखनी होंगी कि इनके नंबर कितने होंगे। जब ये स्पर्म रिलीज हो रहे थे, इनके नंबर कितने? 400 मिलियन। कितने हैं? 400 मिलियन। अगर 200 मिलियन होना ही है तो ये इसको बोलेंगे लो स्पर्म काउंट, और उस केस में वो फर्टिलाइजेशन भी पूरा नहीं कर पाते। भी समझाऊंगा क्यों। यहां पे नंबर कितना है? 400 मिलियन। नेक्स्ट आप देखो, यहां पे जो पीएच है वो कितना है? 7.4, स्लाइटली बेसिक पीएच है। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो? आप फ्यूकोज रिच है। फ्यूकोज क्या करता है भाई? यहां पे एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी डिलीवरी का काम करता है। फाइनली यहां पे क्या होगा? एक प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। चलो सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में समझते हैं। तो जब ये स्पर्म यहां रिलीज हुए तो इतने सारे कंपोनेंट के साथ रिलीज हुए, ये सारी चीजें आपको यहां पे समझने को मिल रही हैं। इस यूट्रस में आप नोटिस करेंगे, इस यूट्रस में ये जो अंदर वाली वॉल है इसको बोलते हैं यूट्राइन स्मूथ मसल्स। ये क्या है? यूटेराइन स्मूथ मसल्स, यूट्राइन स्मूथ मसल्स, राइट। दीज आर यूट्राइन स्मूथ मसल्स। इन यूट्राइन स्मूथ मसल्स पे आप देखोगे रिसेप्टर प्रेजेंट है। और अब आप क्या देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, दिस प्रोस्टाग्लैंडिन गो एंड बाइंड टू यूट्राइन स्मूथ मसल्स पर जो रिसेप्टर है उस पे बाइंड करेंगे। दिस का प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पर प्रोस्टाग्लैंडिन की बाइंडिंग हुई तो आप नोटिस करेंगे यहां पे क्या होगा?
कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन स्मूथ मसल्स। ध्यान से सुनो मेरी बात, स्पर्म के साथ क्या रिलीज हुआ? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का रिसेप्टर है यूट्राइन स्मूथ मसल पर। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की बाइंडिंग उसके रिसेप्टर से होगी तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन स्मूथ मसल, और ये कॉन्ट्रैक्शन स्पर्म में मोटिलिटी ऐड करेगा। एड लिटिल मोटिलिटी इन स्पर्म। आप नोटिस करोगे स्पर्म में थोड़ी सी मोटिलिटी ऐड हो जाएगी। अब जरा यहां पे एक चीज और समझो कि जब स्पर्म एपिडाइडिमस से बाहर निकलते हैं उस समय नॉन मोटाइल होते हैं। जब स्पर्म सेकेंड मैच्योरेशन साइट, अभी जो बता रहा था एपिडाइडिमस, अभी मैंने बताया एपिडाइडिमस में फर्स्ट टाइम मोटिलिटी आती है क्योंकि वहां पे कैल्शियम कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो मोटिलिटी आ जाती है। फिर जैसे वो वहां से निकलते हैं फिर से नॉन मोटाइल हो जाते हैं। तो जब ये स्पर्म यहां पे रिलीज हुए तो ये नॉन मोटाइल है एक बार को, और डायरेक्शन लेस है। कैसे हैं? नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल एंड डायरेक्शन लेस, डायरेक्शन लेस, नॉन मोटाइल एंड डायरेक्शन लेस है। तो अब देखो हल्की सी मोटिलिटी आएगी। अब याद करो अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे कैट्सपर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैट्सपर। तो जरा यहाँ पे देखने को भी आपको इस चीज को मिलेगा, आप ये चीज नोटिस भी करो कि अब क्या होने वाला है कि इस कैट्सपर का रोल क्या है और ये कैट्सपर करता क्या है। जरा देखो यहाँ पे कि मान लीजिए ये स्पर्म है, ये क्या है हमारे पास? स्पर्म है, ये उसकी टेल पे प्रेजेंट है कैट्सपर, दिस इज कैट्सपर। तो जरा देखो कैट्सपर क्या है? कैट्सपर जो हमारा है भाई, ये जो कैट्सपर है, ये ध्यान सुनना, कैल्शियम बाइंडिंग है, कैल्शियम यहां पे बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंडिंग एंड ये कैसा है? प्रोजेस्टेरॉन सेंसिंग। कैसा है भाई ये? प्रोजेस्टेरॉन सेंसिंग, प्रोजेस्टेरॉन सेंसिंग। सर ये प्रोजेस्टेरॉन सेंसिंग क्यों है? बेटा आप समझो कि होता क्या है, जब इस पे प्रोजेस्टेरॉन बाइंड करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन की डायरेक्शन में बाइंड करेगा। होता क्या है, यहां पर ये जो हमारा ओवम है, ये ओवम यहां पे वेट कर रहा है, राइट। जब ओव्यूलेशन, ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, जब मान लीजिए ओवरी से यहां से ओवरी से ओवम रिलीज हुआ इधर, तो अब ये वेट कर रहा है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस ओवम की जो आउटर लेयर है कुमुलस कोरोना रेडिएटा, जो कुमुलस कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर है, वो रिलीज क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन, वो रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहां बाइंड करता है? इसी रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, और ये क्या प्रोवाइड करेगा? इसको डायरेक्शन। तो आप क्या देखते हो? प्रोजेस्टेरॉन क्या प्रोवाइड कर रहा है? कीमोटैक्टिक पाथ। क्या प्रोवाइड कर रहा है? कीमोटैक्टिक पाथ, इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है ये? डायरेक्शन। आप नोटिस करेंगे यहां से स्थमस तक ये पहुंचेंगे। स्थमस तक कैसे पहुंचेंगे भाई? बाय फॉलोइंग कीमोटैक्टिक पाथ, प्रोजेस्टेरॉन को सेंस करते हुए। कितना टाइम लगेगा सर? 45 मिनट, 30 से 45 मिनट, इसमें 30 से 45 मिनट, राइट। ओके, पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हैं? कीमोटैक्टिक पाथ। मगर एक चीज और सुनो, यहां पे फ्यूकोज तो एनर्जी देता है, यहां पे दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पीएच को ध्यान से देखो कि यहां पर जो पीएच होता है वो होता है करीब करीब 4, मतलब हाईली एसिडिक। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे और कोई बैक्टीरिया, माइक्रोब गया तो वो भी सर्वाइव ना कर पाए, इसलिए पीएच कितना है? 4 है। यहां पे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। ये एक तरीके की इन्नेट इम्यूनिटी भी है, इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे हम बोलते हैं ना माउथ में सलाइवा है, राइट, माउथ में सलाइवा, उसमें खूब सारे एंजाइम जो मैक्रोब को किल कर देते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ये पीएच भी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। बट इस पीएच की वजह से जो 400 मिलियन स्पर्म थे ना, मैक्सिमम मर जाते हैं। बचते कितने यहां तक पहुंचते पहुंचते? ओनली 10 के 10,000 सिर्फ स्पर्म बचते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। और ये 10,000 जो बच रहे हैं वो हैं जो सर्वाइव कर चुके हैं, जो समझ चुके हैं कि हाँ इस एनवायरमेंट में कैसे रहना है। इसीलिए यहाँ पे जो बेसिक एनवायरमेंट है ये एसिडिक एनवायरमेंट में थोड़ा एडजस्ट करने में मदद करता है। पॉइंट समझ में आया? यस। तो यहां तक जब ये स्पर्म पहुंचे तो इनका नंबर कितना है भाई? इनका नंबर सिर्फ और सिर्फ 10,000 है। यहां तक कैसे पहुंचे? कीमोटैक्टिक पाथ को फॉलो करते हुए। अब आप क्या नोटिस करोगे, अगर मान लो ये स्थमस का पार्ट है, ये क्या है? स्थमस है, और ये क्या है? एम्पुला है। तो आप नोटिस करोगे अगर यहां पे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है तो यहां पर टेम्परेचर T+2 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जब यहां से यहां स्पर्म मूव कर रहे होंगे तो यहां पर कीमो पाथ तो चलेगा ही, कीमो तो चलेगा ही, प्लस थर्मो भी चलेगा, मतलब कि टेम्परेचर भी सेंस करेंगे। कीमो के साथ साथ थर्मोटैक्टिक होगा,
केमिकल के साथ साथ टेम्परेचर को भी सेंस करते हुए स्पर्म आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से यहां तक जब ये स्पर्म जाएंगे तो कीमो प्लस थर्मो, ये चीज इधर भी वही बात करेगी। अगर मान लो ओवम उधर से रिलीज हुआ है, हर मंथ एक साइड से ओवम रिलीज होता है और ये रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। यस, अब स्पर्म यहां से यहां मूव करेंगे, तो इस मूवमेंट वाले टाइम में कितना टाइम लगता है सर? यहां तो 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट लग रहे थे, यहां लगता है 3.5 आवर, 3.5 घंटे। क्यों इतना लग रहा है? क्योंकि यहां पे एक स्पेशल इवेंट हो रहा है, एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड, यहां पे जो इवेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन सर, ये कैपेसिटेशन क्या होता है? 2 बार आ चुका है हमारे जहन के सामने, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। अब जरा यहां पे समझो कि यहां पे कैपेसिटेशन होगा और फिर फाइनली स्पर्म कहां पहुंच जाएंगे? यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो कैपेसिटेशन है ना, यही एक्चुअली थर्ड मैच्योरेशन है, यही है वो थर्ड मैच्योरेशन। मतलब कहने की बात यह है कि अगर मैं कैपेसिटेटेड स्पर्म लूं, अगर मैं कैपेसिटेटेड स्पर्म लूं तो वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, अगर कैपेसिटेटेड स्पर्म नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। जरा समझो होता क्या है। मान लो ये स्पर्म है और अगर ये स्पर्म कैपेसिटेटेड नहीं है, अनकैपेसिटेटेड है, तो ये कंडीशन होगी। और जैसे ही कैपेसिटेशन हो जाएगा तो कैपेसिटेशन के बाद आप क्या देखोगे, यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जो एक्रोसोम है ना, ये मेम्ब्रेन पे आ जाता है और इस एक्रोसोम पे आप देखते हैं कुछ एंजाइम होते हैं, राइट। एंड इन एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। ये एंजाइम क्या है? हाइलुरोनिडेज। और अब ये कहां जाते हैं? मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। एंजाइम का नाम क्या है? हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज क्या करेगा? हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हाइलुरोनिडेज अंदर है और कुमुलस कोरोना रेडिएटा के बीच में हाइलुरोनिक एसिड भरा हुआ है, तो ये उस हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि एंजाइम अंदर है। जब कैपेसिटेशन हो जाएगा, ये कैपेसिटेटेड स्पर्म है, कैपेसिटेटेड, जब कैपेसिटेशन हो जाएगा तो अब ये इजीली कुमुलस कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर सकता है। तो अगर मैं कोई स्पर्म उठाऊं जो जिसमें पहला मैच्योरेशन, दूसरा मैच्योरेशन हुआ है, तीसरा मैच्योरेशन नहीं हुआ, तो क्या वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नो वहां पे क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हाइलुरोनिडेज बाहर नहीं है। तो ये हमारा कैपेसिटेटेड स्पर्म है, ये अनकैपेसिटेटेड है, अनकैपेसिटेटेड। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन की प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन काम कैसे करती है। ये अपना नेक्स्ट पार्ट होगा। कैपेसिटेशन में होगा क्या? ये फिजिकली चेंज, मैंने बताया कि ये फिजिकल चेंज हुआ। अभी क्या ये मॉर्फोलॉजिकली मैच्योर है? यस, ये मॉर्फोलॉजिकली मैच्योर है, मॉर्फोलॉजिकली मैच्योर है। बट आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये आप फिजियोलॉजिकली एंड फंक्शनली इनमैच्योर है। वो मैच्योरिटी कब आएगी? वो मैच्योरिटी कब आएगी? वो मैच्योरिटी कब आएगी? जब कैपेसिटेशन होगा। जब कैपेसिटेशन होगा तो क्या होगा? ये मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, फंक्शनली भी एक्टिव हो जाएगा और वो कंडीशन आपको ये देखने को मिल रही है, राइट। दिस इज कैपेसिटेटेड। इन द एंड आप ये देखोगे इसके सर पे बाल आ जाएंगे, है ना, हाइलुरोनिडेज जैसे, राइट। सो दिस इज अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो रहा है, राइट। यस, तो आप यहां पे इसके पॉइंटर्स को देख सकते हैं। जरा देखो, एज स्पर्म रिलीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, नंबर इज 400 मिलियन। इनका नंबर कितना है? 400 मिलियन। फ्यूकोज रिच है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिच है और पीएच 7.4 है। पहला पॉइंट, फ्यूकोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन स्मूथ मसल सेल से बाइंडिंग करेगा और उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। दूसरा पॉइंट, पीएच ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट 4.5 के करीब होता है। हॉस्टाइल और हार्श एनवायरनमेंट होता है। हार्श, हॉस्टाइल मतलब जहां पे चीजें सर्वाइव न कर पाए, तो इसलिए यहां पे मोस्ट ऑफ द स्पर्म क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ये एक इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ओवम रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन, सॉरी प्रोजेस्टेरोन, ओवम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है जो एक पाथ प्रोवाइड करेगा, दैट बाइंड टू कैटस्पर एंड प्रोवाइड कीमोटैक्टिक पाथ। और वो क्या प्रोवाइड करता है? कीमोटैक्टिक पाथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखो, स्पर्म रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज टिल स्टमस, स्पर्म रीच, यहां पे रीच होना चाहिए, रीच टिल स्टमस 30 मिनट, 45 मिनट के करीब लगते हैं। फॉलोइंग कीमोटैक्टिक पाथ फ्रॉम स्टमस टू एम्पुला 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स। कीमोटैक्टिक प्लस थर्मोटैक्टिक पाथ होगा वहां पे।
इन फैलोपियन ट्यूब स्पर्म परफॉर्म कैपेसिटेशन और लास्ट मैच्योरेशन। स्पर्म क्या परफॉर्म करेगा? कैपेसिटेशन। नेक्स्ट हम क्या कवर करने वाले हैं? प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन की कैपेसिटेशन की प्रोसेस कैसे काम करती है। सो दिस इज अबाउट लेक्चर 1। नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। बस इन प्रोसेस को जो भी मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, समझना और प्रॉपर कॉपी नोट्स बनाना। साथ के साथ मैं इन बिटवीन आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराता रहूंगा। तो यहां पे हमारा लेक्चर 1 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।